Hello, students, and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your history and culture for your UPSC CSE Prelims 2023. Now, the topic for this particular lecture is going to be the age of conflict in India that had happened between 1000 to 1200 AD. बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम प्रॉपर मिडिवल इंडिया को एंटर कर चुके हैं। मिडिवल इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कवर किए हैं जिसमें हमने देखा कि भाई पहले तो कन्नौज के लिए स्ट्रगल चल रहा था 3 पावर्स में, जो कि हो गई पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूट। उसके अलावा हमने देखा था स्टूडेंट्स कि हमारे पास में 9th से 10th सेंचुरी के बीच में कुछ पुरानी डायनेस्टीज का रिवाइवल हो रहा है, जैसे कि चोलाज हो गए और चेराज हो गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो सारी पावर्स हैं ये इस टाइम पे डोमिनेट कर रही हैं, और इसी बीच में हमने देखा था कि भाई अरब ट्रैवलर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर आने लगे थे। अरब ट्रैवलर्स आने लगे और उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से 1000 ऑनवर्ड्स फिर से इन्वेजन्स होते हैं बाय द अरब्स, एंड दीज विल बी फॉलोड बाय द टर्किश इन्वेजन्स। तो यहाँ पर कैसे अरब्स हमारे ऊपर इन्वेजन करते हैं, फिर उसके बाद कैसे टर्क्स आते हैं और उसकी वजह से इंडिया में मुस्लिम रूल का इस्टेब्लिशमेंट होता है, उसकी शुरुआत का पहला टॉपिक है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टाइम पीरियड स्टूडेंट्स हमने देख लिया है 1000 से 1200 AD। स्टूडेंट्स, अरब और टर्क इन्वेजन्स जो हैं इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस्लाम के स्प्रेड होने का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। सो बेसिकली हम देखते हैं कि 7th सेंचुरी एडी में एक नया रिलीजन जिसका नाम है इस्लाम, वो अरेबिया के अंदर बनता है, और बहुत ही शॉर्ट स्पैन के अंदर स्टूडेंट्स ये जो रिलीजन है ये बहुत बड़े एरिया के अंदर फैल जाता है, स्पैनिंग फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू आइबेरियन पेनिनसुला टू ईरान एंड इवन फर्दर इन इंडिया। इस्लाम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसका फाउंडर किसे माना जाता है? प्रॉफिट मोहम्मद को माना जाता है। 7th सेंचुरी एडी में अरेबिया के अंदर ये जो इस्लाम है इसका फॉर्मेशन हो गया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है उसके बाद में रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है मुस्लिम्स की वो उनके कैलिफ्स के हाथ में चली जाती है। कैलिफ कौन होता है? कैलिफ एक टाइटल है जो कि उन रूलर्स को दिया गया है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को सक्सीड कर रहे हैं और उनकी रिलीजियस फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास 7th सेंचुरी के अंदर ही 632 से 661 के बीच में 4 पायस कैलिफ्स हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोज कंपेनियंस थे। इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद पायस कैलिफ्स आते हैं। पायस कैलिफ्स के बाद में हमारे पास जो कैलिफेट आता है उसका नाम है उमैयद कैलिफेट। उमैयद कैलिफेट जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी लोग मुस्लिम इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके तहत जो भी एम्पायर्स चल रहे हैं उनको स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी देती है ये कैलिफेट, कैसे? अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल ओपिनियंस देके। उमैयद डायनेस्टी के बाद में स्टूडेंट्स, उमैयद कैलिफेट के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रही है? अब्बासिद कैलिफेट आ रही है। अब क्या होता है जब अब्बासिद कैलिफेट का लेट पीरियड आने लगता है, ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रही है अब्बासिद कैलिफेट, क्योंकि यहाँ पर खत्म होने का कारण क्या है? जो कैलिफ्स हैं, कैलिफ एक टाइटल जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की पॉलिटिकल रिलीजियस फिलॉसफी आगे बढ़ा रहे हैं, इनका जो है कंट्रोल लूज होने लगता है और हम देखते हैं इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर्स की एस्पिरेशंस बढ़ जाती हैं जो इस कैलिफेट से बाहर निकल के अपने लिए अलग अलग एम्पायर्स बनाने लगते हैं। अब ये जो मुस्लिम रूलर्स हैं जो कैलिफेट से बाहर निकल के अपने लिए अलग अलग एम्पायर्स बनाने लगते हैं, इसमें से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि पहले अरब्स और उसके बाद टर्क्स इंडिया की तरफ आते हैं, इन्वेजन्स करते हैं और धीरे धीरे एम्पायर इस्टेब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया में सबसे पहले होते हैं अरब इन्वेजन्स। अरब्स की अगर हम बात करें तो अरब्स हमारे देश के अंदर 7th सेंचुरी में एज अर्ली एज 636 सीई और एडी ही इंडिया के अंदर अपीयर हो जाते हैं। कहाँ पे? सिंध के रीजन में। हाउएवर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस टाइम पे जब ये लोग आ रहे हैं तो इनका जो एम है वो यहाँ पे डायनेस्टी स्टैब्लिश करने का नहीं है, एम्पायर स्टैब्लिश करने का नहीं है, ये सिर्फ रेड करने के लिए आते हैं, कॉन्क्वेस्ट करने के लिए नहीं आते हैं। रेड करने का कारण क्या होता है स्टूडेंट्स? अपनी ट्रेजरी को फिल करने के लिए हम देखते हैं ज्यादातर एम्पायर्स क्या करते थे, दूसरे रिच एरियाज में जाके प्लंडरिंग करते थे, वहां से पैसा लूटते थे और अपने पास ले आते थे। तो अरब्स जो थे वो भी इनिशियली सिंध के एरिया में और
और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के पास में हम देखते हैं यही सेम प्लंडरिंग रेड्स कर रहे थे। हाउएवर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एक सिस्टमैटिक कॉन्क्वेस्ट जो है अरब्स का, वो होता है पहली बार 712 एडी में। 712 सीई में एक प्रॉपर कॉन्क्वेस्ट होता है जिसमें ये लोग टेरिटरीज कवर करेंगे, टेरिटरीज को अनेक्स कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं अरब्स इस टाइम पर जब आते हैं तो क्या अनेक्स करते हैं, सिंध के एरिया को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं और अपने मुस्लिम एम्पायर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। जो इंसान हमारे पास यहाँ पर आता है जो कि सिंध को कैप्चर करेगा, उस अरब रूलर का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अरब्स की जो खासियत है, उनका जो इन्वेजन था, उसके अंदर एक चीज है जो काफी पेक्यूलियर है। बेसिकली अरब्स जब हमारे देश में अटैक करते हैं, खास करके सिंध के एरिया में आते हैं, तो हम देखते हैं सिंध के अंदर कौन से मेजर रिलीजियस ग्रुप्स बैठे हैं, बुद्धिस्ट बैठे हैं सिंध के अंदर। उसके अलावा हमारे पास में ब्राह्मणिकल कल्चर का भी इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो अरब्स हैं वो आके हमारे रिलीजियस और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को छेड़ते नहीं हैं। सिंपली वो ये कहते हैं आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको चलते रहने दो, हमारे को तो रिटर्न के अंदर सिर्फ ट्रिब्यूट चाहिए। इस वजह से हम कह रहे हैं कि भाई इनका जो रूल है वो लीनियंट भी है और फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि ये जो अरब कॉन्करर्स हैं ये लोकल प्रैक्टिसेस को छेड़ने की कोशिश नहीं करते। अगर ये छेड़ेंगे तो हो सकता है सिविल रिबेलियन हो जाए और जो इनके पास में इतनी प्रॉस्पेरस प्रोविंस आई है सिंध की, वो इनके हाथ से निकल जाए। इसीलिए ये हमारी ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। इन रिटर्न ही हमें सिंपली ये कहते हैं कि भाई हमारे को इतने रुपए की एनुअल ट्रिब्यूट आप दे देना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे सिंध के जो लोकल लोग हैं उनके लिए एक टर्म यूज करते थे जिसे हम कहते हैं जिम्मीज, जो होते हैं प्रोटेक्टेड वंस। जिम्मीज कौन है स्टूडेंट्स? जिम्मीज वो लोग हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कैलिफ को टैक्सेस पे करने के लिए अग्री हो जाते हैं इन रिटर्न फॉर द लैटर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि जो कैलिफ्स हैं वो इनको प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम हमें इतना टैक्स पे करोगे तो हम ये प्रॉमिस करेंगे कि आपके किंगडम के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके रिटर्न में ये जो कैलिफ है ये हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें अपने खुद के फेथ को फॉलो करने की परमिशन दे रहे हैं, अपने खुद के भगवानों को पूजा करने की परमिशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि अरब इन्वेजन्स का हमने एक सिस्टमैटिक स्टडी कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई अरब्स इंडिया की तरफ क्यों आ रहे हैं, इनका उदय कैसे हो रहा है, मुस्लिम इन्वेजन्स हो क्यों रहे हैं, क्योंकि 7th सेंचुरी के अंदर इस्लाम का राइज होता है। इस्लाम का राइज होता है प्रॉफिट मोहम्मद के अंदर, अरेबिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं 4 पायस कैलिफ हैं, फिर उमैयद कैलिफेट है, फिर अब्बासिद कैलिफेट है। अब्बासिद कैलिफेट के एंड होते होते मुस्लिम रूलर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट टेरिटरीज कार्व आउट करने लगते हैं, जिसमें से एक अरब रूलर मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आते हैं और सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का कुछ एरिया कैप्चर कर लेते हैं। इस इन्वेजन का स्टूडेंट्स हमारे ऊपर काफी इम्पैक्ट रहा है। इसकी वजह से कल्चरल असिमिलेशन होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुस्लिम्स इंडिया की तरफ आ रहे हैं, तो नेचुरली लोकल पॉपुलेशन और इनके अंदर इंटरैक्शन होगा, जिसकी वजह से कल्चरल इंटरमिंगलिंग होगी। तो नेक्स्ट पार्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि भाई इन अरब इन्वेजन्स का इम्पैक्ट क्या रहा। बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन इन्वेजन्स की वजह से इंडिया और अरेबिक कल्चर के बीच में क्या हो रही है, कल्चरल इंटरमिंगलिंग हो रही है, जिसका इफेक्ट हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन्स पे पड़ेगा। हम उन्हें ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, फॉर दैट मैटर, क्योंकि एंशिएंट पीरियड में अगर हम साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की बात करें तो इंडिया उसका चैंपियन था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हम कैसे फील्ड्स को डेवलप कर रहे हैं, कौन से फील्ड्स के अंदर इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फील्ड सच एज लिटरेचर, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एटसेट्रा। मेडिसिन, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मैंने आपको गुप्ता पीरियड में बताया था चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में कौन बैठते थे, वराहमीर बैठते थे, जो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। उसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारे पास बड़े बड़े मैथमेटिशियंस बैठे हैं जैसे कि आर्यभट्ट। मेडिसिन के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमारे पास में थे चारक, और उसके अलावा हमारे पास में थे सुश्रुत। सुश्रुत और चारक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो चारक जो हैं इन्होंने मेडिसिन के ऊपर काम किया है, और सुश्रुत जो हैं ये एक सर्जन थे
ही इज द फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया जिन्होंने कैसी सर्जरीज कंडक्ट करी थी, रीनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी। उसके अलावा हम देखते हैं कैटरैक्ट रिमूवल जैसी सर्जरी इन्होंने करी है। इन दोनों ने ही अपने जो एकेडमिक एक्सपीरियंसेस हैं उनको किताबों में लिखा है, जिन्हें हम कहते हैं चारक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की एंशियंट इंडिया के अंदर काफी डेवलपमेंट हो गया था इन पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन्स में, और जब अरब्स हमसे इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं तो हमारी किताबों के थ्रू इनके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। इस इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली हम देखते हैं कि एक हिंदू एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है जो कि बगदाद पहुंचते हैं एक बहुत ही फेमस किताब लेकर जिसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत। ये ब्रह्म सिद्धांत जो है स्टूडेंट्स, ये ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी, जो एंशियंट इंडिया के एक बहुत ही पॉपुलर एस्ट्रोनॉमर थे। ये किताब लेके हमारे एक हिंदू एस्ट्रोनॉमर हैं जो कि कहाँ पहुंच रहे हैं, बगदाद पहुंच रहे हैं। फिर ये जो किताब है स्टूडेंट्स, इसको अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है और इसे हम कहते हैं सिंध हिंद। ये जो किताब है स्टूडेंट्स, ये अरब मैथमेटिशियंस को और अरब मैथमेटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस करेगी। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे जिनको हम अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं उनके अंदर मेजर जो डेडिकेशन है वो इंडियन मैथमेटिक्स का है, इंडियन कल्चर का है। तो एक्चुअली ये जो न्यूमरल्स हैं इनका अगर हम जेनेसिस देखें, इनका ओरिजिन देखें तो वो इंडिया में था, लेकिन इनके ऊपर फर्दर ज्यादा वर्क अरेबिक्स करेंगे और इस वजह से ये अरेबिक न्यूमरल्स कहलाने लगे। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सिंध हिंद जो है वो एक तो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, अरब एस्ट्रोनॉमी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है। मैथमेटिक्स की किताबें जो इनके पास में पहुंच रही हैं उसकी वजह से अरबिक न्यूमरल्स बन रहे हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इंडियन मेडिसिन जो है उसकी किताबें जो कि चारक और सुश्रुत ने लिखी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन संस्कृत किताबों को हम अरबिक में ट्रांसलेट करते हैं और इससे अरब्स जो हैं इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स के ऊपर फर्दर काम करना शुरू करते हैं। तो इंस्टेड इसको बोलना चाहिए इम्पैक्ट ऑफ इंडिया ऑन अरब्स। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं हमारी तरफ से काफी ज्यादा किताबें गई हैं इनके पास में, जिसकी वजह से लोग एकेडमिक डिसिप्लिन्स को डेवलप कर पा रहे हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टर्किश इन्वेजन्स। मैंने आपको बताया दो पावर्स आएंगी, अरब्स आएंगे और फिर टर्क्स आएंगे। अरब्स में हमारे पास सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम आ रहे हैं, सिर्फ सिंध के एरिया तक वो कन्फाइंड हैं, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि वो कोई एज सच कल्चरल चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1000 एडी आते आते, ठीक है, जो टाइम पीरियड हमें एक्चुअली पढ़ना है, वो आते आते हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ एक और ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे जिन्हें हम कह रहे हैं टर्क्स। इन टर्क्स की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल एशिया के अंदर ज्यादा पावर में आ गए थे 11th और 12th सेंचुरी एडी में, ज्यादा पावर में आ गए तो इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बढ़ गई और इस वजह से ये इंडिया की तरफ आते हैं अपने एम्पायर को और एक्सटेंड करने के लिए, अपने आप को और प्रॉस्पेरस बनाने के लिए। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास में दो मुस्लिम टर्क्स हैं, दो मेजर टर्किश रूलर्स हैं जो कि इंडिया की तरफ आएंगे, जिनका नाम है महमूद गजनी एंड मोहम्मद घुरी। तो ये दो रूलर्स होने वाले हैं जो कि इंडिया की तरफ आएंगे। इनको हम देखते हैं, पहले तो ये रेड्स करेंगे और उसके बाद मोहम्मद घुरी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये इंडिया के अंदर प्रॉपरली एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर कर जाएंगे। तो 1000 से 1200 के बीच में कौन आ रहे हैं, टर्क्स आ रहे हैं। टर्क्स में हमारे पास कौन से दो मेजर इन्वेजन होने वाले हैं, एक महमूद गजनी के अंडर और दूसरा मोहम्मद घुरी के अंडर। तो वन बाय वन स्टूडेंट्स अब इनको पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई महमूद गजनी ने क्या किया और फिर मोहम्मद घुरी ने क्या किया। महमूद गजनी का जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं गजनविद इन्वेजन्स, और मोहम्मद घुरी का जो टाइम पीरियड है उसको नेचुरली हम क्या कहेंगे, घुरिड इन्वेजन्स। इनको पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि ये जो टर्क्स हैं ये आए कहां से, कौन थे ये लोग और कैसे पावर में आए। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे 1-2 सेंचुरी पीछे अगर हम जाएं तो 8th सेंचुरी तक ये जो टर्किश हैं स्टूडेंट्स, दीज पीपल वर रादर अ बिट बारबेरिक, ओके, दे वर नोमैडिक,
दे वर नोमैडिक पीपल, इधर से उधर घोड़ों के ऊपर भाग रहे थे। और ट्रांसऑक्सियाना, ये सेंट्रल एशिया के अंदर एक रीजन है, इसके बीच में इन्फिल्ट्रेट करते रहते थे। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इनके अंदर कोई बहुत ज्यादा कल्चरल या सिविलाइज्ड चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये टर्किश जो लोग थे इनके अंदर ट्राइबल कल्चर था। इसके अलावा आप देखेंगे ये नोमैड्स थे जो इधर से उधर भाग रहे थे, रेड वेड करते थे। ठीक है। हाउएवर स्टूडेंट्स, डिस्पाइट दैट, जो इनकी एक खासियत थी वो ये थी कि इन लोगों की मिलिट्री स्किल्स बहुत स्ट्रांग थी। इनकी मिलिट्री स्किल्स बहुत स्ट्रांग थी और इनकी मिलिट्री स्किल्स को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया अरेबिक एम्पायर्स ने, जिन्होंने इन लोगों को अपनी सर्विसेज में इंडक्ट करना शुरू कर दिया। अरेबिक एम्पायर्स तो हमारे पास में 7th-8th सेंचुरी में बनने लगे थे। जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ हम देखते हैं कि कैलिफेट के अंदर अरब एम्पायर्स बन रहे हैं। अब ये जो अरब रूलर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इन टर्किश नोमैड्स को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी मिलिट्री के अंदर इंडक्ट कर रहे हैं ड्यू टू देयर गुड मिलिट्री स्किल्स। जब ये इनको अपनी आर्मी और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उस टाइम पे ये इन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो टर्किश हैं, इससे पहले ये कौन से रिलीजन्स फॉलो कर रहे थे, इनके लिए बोला जाता है दे वर फॉलोइंग पेगन रिलीजन। पेगन रिलीजन के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे नेचर से रिलेटेड गॉड्स एंड गॉडेसेस की ज्यादा पूजा होती है। लेकिन अब ये इस पेगन रिलीजन से हटके इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कौन इन्हें कन्वर्ट कर रहा है, अरब्स इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको कन्वर्ट किया और कैसे इंडक्ट किया, एज मर्सिनरीज, पैलेस गार्ड्स एंड स्लेव्स। और कौन इनको इंडक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, अब्बासिद कैलिफेट के रूलर्स कर रहे हैं और ईरान के अंदर जो रूलर्स बैठे हैं वो इनको इंडक्ट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के अंदर। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब ये जो टर्क्स हैं ये इस्लामाइज हो गए हैं, यानी कि ये इस्लाम फेथ के अंडर कन्वर्ट हो गए हैं। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये इस्लामाइज हो गए, उसी के साथ साथ ये पर्शियनाइज भी हो गए। सो बेसिकली हम देख रहे हैं पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ ईरानियन रूलर्स स्पेसिफिकली। ईरानियंस की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी। अब्बासिद कैलिफेट में अरेबिक ज्यादा यूज होती थी, ईरानियन रूलर्स पर्शियन यूज करते थे। तो ईरानियन रूलर्स जो है इनकी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी, बहुत पैसे वाले थे, बढ़िया से इनके पैलेस वगैरह होते थे। इन्होंने जब इन टर्क्स को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में लिया तो इनको तहजीब तौर तरीका सिखाया। ठीक है। तो इस वजह से हम देखते हैं ये इनकी लैंग्वेज सीख गए यानी कि पर्शियन, इनके एटिकेट्स और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज भी ये सीख गए जो आगे आके ये इंडिया में लगाने वाले हैं। सो ड्यू टू द इंडक्टमेंट ऑफ दिस टर्किश पीपल इन द अरेबिक एम्पायर्स दे गॉट पर्शियनाइज्ड एंड इस्लामाइज्ड। इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और पर्शियन तौर तरीका सीख गए। पर्शियन लैंग्वेज कौन यूज कर रहा है स्टूडेंट्स, ईरानियन रूलर्स यूज कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको डायनेस्टी का नाम बताऊं तो ईरान के अंदर जो डायनेस्टी बैठी है उसको हम कहते हैं सामानिद डायनेस्टी। ये सामानिद जो हैं यही लोग इन टर्क्स को अपनी सर्विसेज के अंदर इंडक्ट करेंगे और इनको लैंग्वेज, एटिकेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिखाएंगे। इसी के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अब हमारे पास में एक स्लेव है जिसका नाम है महमूद गजनी। और ये कहाँ काम कर रहा है, ये सामानिद डायनेस्टी के अंदर एज अ स्लेव काम कर रहा है। लेकिन वहां पे ये इस्लामाइज हो गया है, पर्शियनाइज हो गया है। और ये जो स्लेव्स हैं स्टूडेंट्स, ये कहने को तो स्लेव्स हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी बड़ी पोजीशंस में बैठा करते थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो गजनी है, महमूद गजनी, और इनके जो प्रीडिसेसर रहे हैं, इन लोगों की इंडिपेंडेंट टेरिटोरियल एस्पिरेशंस बन गई और इन्होंने अपने लिए अलग से टेरिटरी कार्व आउट करना शुरू कर दिया। तो नेचुरली स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो स्लेव्स हैं ऑलरेडी इनके पास में मिलिट्री स्किल बहुत स्ट्रांग थी। उसके बाद में इनको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा इनके अंदर रूलिंग क्लास वाली तमीज और तहजीब आ गई। इस वजह से हम देखते हैं इनकी एस्पिरेशंस बढ़ जाएंगी, इनका लोभ बढ़ जाएगा और ये क्या करेंगे, सामानिद डायनेस्टी से हट के अपने लिए इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाने की कोशिश करेंगे। और इस वजह से इनका ध्यान कहाँ जाएगा, इंडिया की तरफ जाएगा और ये यहाँ पर इन्वेजन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर जो आने वाले हैं वो होंगे गजनविड्स अंडर महमूद गजनी। पहले देखते हैं कि भाई गजनविड जो है इस रूल को स्टार्ट किसने किया।
गजनविट्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनके फाउंडर थे अलप्तगीन, और ही वॉज फॉलोड बाय अनदर पर्सन हु इज सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो है स्टूडेंट्स, वो महमूद गजनी को ही बोला जाता है, जो कि गजनी के थ्रोन पे कब आ रहे हैं? अलप्तगीन के बाद आ रहे हैं। गजनी ही स्टूडेंट्स वो इंसान होने वाले हैं, वो पहले टर्क होने वाले हैं जो इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, जिस टाइम पे गजनी पावर में आते हैं उसी टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर जो पावर बैठी है, उस डायनेस्टी को हम कहते हैं हिंदू शाही डायनेस्टी। हिंदू शाही डायनेस्टी के जो रूलर हैं उनका नाम है जयपाल। जयपाल और गजनी जो हैं, महमूद गजनी जो हैं, इनके बीच में एक बहुत ही फ्यूरियस बैटल होता है 1001 एडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ वाई हिंद या फिर बैटल ऑफ पेशावर। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जयपाल की जो आर्मी है उसको महमूद गजनी बहुत ही आसानी से हरा देते हैं, और यहाँ पर जयपाल जो है उनकी जो कैपिटल है उसको एक बार के लिए ये डेवस्टेट कर देते हैं। इसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसके बावजूद ये जो है ज्यादा टेरिटरी कॉन्कर नहीं करते हैं, वेस्ट ऑफ इंडस पे आके रुक जाते हैं, प्रॉपरली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर एंटर नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं जयपाल के सक्सेसर आते हैं, उनके बेटे, जिनको हम आनंदपाल या अनंतपाल के नाम से जानते हैं। इस बीच में हम देखते हैं कि महमूद गजनी क्या कर रहे हैं, उनका ज्यादा इंटरेस्ट रेड करने में है, एम्पायर बढ़ाने में या टेरिटरी कैप्चर करने में नहीं था। यहाँ पे जयपाल के जो बेटे हैं आनंदपाल, ये कंसिस्टेंटली जो टर्किश रेड्स होती थी उनसे जूझ रहे हैं। इस बीच में हम देखते हैं कि इनका भी दोबारा से जो है महमूद गजनी से सामना होता है इंडस नदी के तट पर। यहां पर हम देखते हैं महमूद जो है वो इनकी आर्मी को डिफीट कर देते हैं, और अब की बार महमूद जो है वो वेस्ट ऑफ इंडस से आगे आ जाते हैं 1006 एडी में, और पहली बार हम देखते हैं कि ये पंजाब का जो प्रोविंस है उसको कैप्चर कर लेते हैं हिंदू शाही डायनेस्टी को खत्म करके। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये आनंदपाल जो है उसके साथ में एक ट्रीटी साइन करते हैं फोर्सफुली, जिसके अंदर हम देखते हैं कि महमूद गजनी ने आनंदपाल को फोर्स कर दिया है कि भाई जो पंजाब प्रोविंस है वो हमको एक्सीड कर दो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो ट्रीटी है ये 1010 में हो रही है। बैटल कब हुआ था इनका? बैटल हुआ था 1006 के अंदर, और उसके बाद में पंजाब प्रोविंस जो है वो आनंदपाल से जबरदस्ती ले लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स महमूद गजनी रुकते नहीं हैं, इसके बाद वो फर्दर एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं। 1015 के अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये आगे जाके लाहौर को भी एक्सटेंड अनेक्स कर लेंगे और अपने एम्पायर को झेलम नदी तक खींच लेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि मुल्तान को भी जो है महमूद गजनी कॉन्कर कर लेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या कैप्चर कर लिया? एक तो हमने हिंदू शाही डायनेस्टी के आनंदपाल और जयपाल, आनंदपाल और जयपाल जो हैं दोनों को हरा दिया है। आनंदपाल के साथ में, जयपाल के साथ में जो बैटल हुआ है स्टूडेंट्स, उसका नाम आपको याद रखना है वाई हिंद, ठीक है। आनंदपाल के साथ जो बैटल होता है वो भी सेम ही एरिया के अंदर होता है, और दोनों के दोनों लूज कर जाएंगे। इसके तहत हमने क्या क्या कैप्चर कर लिया? महमूद गजनी ने क्या क्या कैप्चर कर लिया है? पंजाब, पंजाब के बाद में लाहौर, लाहौर के बाद में मुल्तान। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर अरब और टर्क इन्वेजन के तहत एक टेरिटोरियल इन्वेजन हो रहा है, बड़ा टेरिटोरियल इन्वेजन हो रहा है, जिसमें पंजाब, लाहौर और मुल्तान जो हैं ये महमूद गजनी के हाथ में चले गए हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स महमूद गजनी क्या करते हैं? कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनकी आर्मी है वो डिफीट हो जाती है ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस, और इसको इनकी इंडिया में पहली डिफीट माना जाता है। तो एक जो डिफीट है वो कहाँ हो रही है? कश्मीर में हो रही है, बाकी हर जगह इनको सक्सेस मिली। पंजाब, लाहौर और मुल्तान जो है ये कैप्चर कर चुके थे। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के अंदर स्टूडेंट्स इन्होंने अपना टेरिटोरियल एम्पायर जमाया। इसके आगे ये नॉर्थ इंडिया भी एंटर करते हैं, लेकिन अब जब ये इसके आगे नॉर्थ इंडिया एंटर करेंगे तो सिर्फ रेडिंग पर्पस से करेंगे। इसके आगे ये अपने एम्पायर को बढ़ाएंगे नहीं, अनेक्स नहीं करेंगे नॉर्थ इंडिया की टेरिटरीज को। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं रेड करने के लिए गैंजेटिक प्लेन्स के अंदर ये 3 एक्सपेडिशंस करते हैं, 3 मेजर रेड करते हैं। इसमें हम देखते हैं एक तो
1015 एडी के एंड में ये एक लोकल राजपूत रूलर जो कि बुलंद शहर में थे, उनको डिफीट कर देते हैं उन्हीं के कोई फ्यूडेटरी रूलर्स की मदद लेके। आगे स्टूडेंट्स जब ये टॉपिक एंड हो रहा होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इंडिया के अंदर एक के बाद एक इन्वेजन इतनी आसानी से क्यों हो रहे थे। इसका मेजर कारण ये था कि जो राजपूत रूलर्स बैठे हैं हमारे पास सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के अंदर, इनके बीच में यूनिटी नहीं थी। इसका पहला एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ आ गया है महमूद गजनी की रेन में, जहां पे ये एक बुलंद शहर के लोकल राजपूत रूलर को डिफीट करेंगे। कैसे? उन्हीं के फ्यूडेटरीज, बुलंद शहर के रूलर के जो फ्यूडेटरीज हैं उनकी मदद ले लेंगे, इनकी यूनिटी ब्रेक करेंगे और फिर यह इस एरिया को कैप्चर कर लेंगे। इसके आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मथुरा और वृंदावन जो कि बहुत ही प्रॉस्पेरस सिटीज थी, फुल ऑफ टेम्पल्स थी, और टेम्पल्स में तो बहुत चढ़ावा आता है, बहुत पैसा हुआ करता था, तो यहाँ के टेम्पल्स को इन्होंने प्लंडर किया और अपनी ट्रेजरीज को भर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि महमूद गजनी जो है गुर्जर प्रतिहारा की कैपिटल कन्नौज, इसका डिस्कशन स्टूडेंट्स हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में भी किया था, उसके ऊपर भी ये अटैक करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसके आगे ये गंगा वैली में 1019 से 1021 के बीच में दो और रेड करते हैं, पर यहाँ पे उनको कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता। ये जो एक्सपेडिशन स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी ट्रेजरीज फिल करने के लिए हैं। एंड हम देखते हैं इनका जो एम्पायर है वो पंजाब, मुल्तान और लाहौर में सिमट के रह जाएगा। इसके आगे सिर्फ रेडिंग चल रही है, टेम्पल्स की रेड कर रहे हैं खासकर। महमूद गजनी का स्टूडेंट सबसे फेमस जो रेड था वो था इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल सोमनाथ टेम्पल में, जो कि सौराष्ट्र गुजरात के अंदर है। ये अटैक इन्होंने 1025 एडी के अंदर किया था। डेट्स आपको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम एक तरह से पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको डेट्स दे रही हूं, लेकिन डेट्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं स्टूडेंट्स। सोमनाथ टेम्पल की अगर हम बात करें तो सोमनाथ टेम्पल जो है ये हमारी प्रतिहार डायनेस्टी के अंडर ही बना था। इसके फाउंडर माने जाते हैं नागभट्ट टू। बहुत ही फेमस टेम्पल था, बहुत ही रिच टेम्पल था स्टूडेंट्स, और इस टेम्पल को रेड किया था महमूद गजनी ने। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम गजनविड्स की बात करें, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। फाउंडर कौन है हमारा? फाउंडर है हमारे अलप्तगीन। अलप्तगीन के बाद कौन पावर में आ रहे हैं? महमूद गजनी पावर में आ रहे हैं। महमूद गजनी इंडिया के अंदर सबसे पहले कब अटैक करेंगे? 1001 एडी में अटैक करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? हिंदू शाही रूलर जयपाल के ऊपर अटैक करेंगे, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ वाई हिंद। उसके बाद में ये इनके बेटे आनंद पाल के ऊपर अटैक करेंगे और उनसे ये पंजाब कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही ये पंजाब कैप्चर कर लेंगे फर्दर एक्सपेंशन शुरू होगा, लाहौर और मुल्तान भी कैप्चर हो जाएगा। एक मेजर डिफीट इनको मिलती है जब ये कश्मीर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिसको ये कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स जब ये फर्दर नॉर्थ इंडिया में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि अब ये जो अटैक हो रहे हैं ये एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए नहीं है, ये सिंपली रेड करने के लिए थे, जिनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? एम्पायर की ट्रेजरी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत ये कहां कहां अटैक कर रहे हैं? कन्नौज पे अटैक कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन के मंदिरों को इन्होंने तोड़ा और उनको लूटा। और उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो है ये सोमनाथ टेम्पल के ऊपर भी अटैक करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स इन अटैक्स के तहत इन्होंने इतने सारे मंदिर तोड़े, उनकी मूर्तियां तोड़ी, इस वजह से इनको इंडिया की लिटरेचर के अंदर बुद्ध शिकन का टाइटल भी दिया गया है, यानी वो इंसान जो आइडल्स तोड़ता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स। ठीक है, तो ये टाइटल का नाम आप याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि गजनविड्स का एम्पायर कहां तक था? पंजाब, मुल्तान, लाहौर तक था, और उसके बाद में हमने सिर्फ रेड करी है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं महमूद गजनी जो है इनकी तो हो जाएगी डेथ, और सेंट्रल एशिया के अंदर एक और नई पावर का राइज होगा जिन्हें हम कहते हैं घुरिड्स। घुरिड्स जो है स्टूडेंट्स, इनकी जो पावर है वो 12th सेंचुरी के अंदर धीरे धीरे राइज करने लगेगी। ये जो घुरिड्स हैं स्टूडेंट्स, ये एक छोटे से एरिया घुर रीजन के अंदर रहते थे, और ये जो घुर रीजन है ये अफगानिस्तान में है। गजनी भी अफगानिस्तान में है और घुर भी अफगानिस्तान में था।
अगर हम इन घुरिड्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनके लिए माना जाता है कि ये जो लोग थे दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ द गजनविड्स, दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ द गजनविड्स। लेकिन 12th सेंचुरी आते आते यानी कि 1100s के ईयर्स में इनकी पावर बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं घुर जो है गजनी के पास में ही है, हेरात प्रोविंस, जो कि वेस्टर्न अफगानिस्तान में पड़ता है। ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, ऑल दो ये फर्टाइल था, बट अगर आप इसको इंडिया के इंडो गैंजेटिक दोआब या इन सब से कंपेयर करेंगे तो उस कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। हिली ट्रैक्ट है ये, इसलिए मेजरली यहाँ पर हमें कैटल रेयरिंग और एग्रीकल्चर करना पड़ता था। तो नेचुरली स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि घुर के अंदर जो लीडर्स बैठे हैं, उनको अगर एक्सपेंशन करना है, उनको अगर फाइनेंशियली अपने आप को आगे बढ़ाना है, ज्यादा अपनी ट्रेजरी को बढ़ना है, तो पक्का उनको घुर से तो बाहर आना ही पड़ेगा। बिसाइड्स अभी इनके माथे पर कौन बैठे हैं, इनके माथे पर पावर में बैठे हैं गजनविड्स, ठीक है। तो इनको गजनविड्स जो हैं इनको हटाना पड़ेगा, तब ये अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरी बना पाएंगे। और दूसरा रीजन कि ये घुर से बाहर निकल के और एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं वो ये है कि इनको अपना जो घुर का एरिया है उससे बहुत ज्यादा फाइनेंसेस प्रोक्योर नहीं कर पा रहे, इसीलिए इनकी नजर जो है इंडिया की तरफ जाएगी। यहां पर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो घुर हैं ये वैसल्स थे गजनी के, फ्यूडेटरीज थे या वैसल्स थे, फ्यूडेटरीज और वैसल्स एक ही शब्द होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये गजनी और गजनविट एम्पायर जो है उनके वैसल्स थे, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद जो है इनकी पावर से दूर हट जाएंगे, इनसे अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। जो घुर में रहने वाले लोग थे, जो घुरिड्स थे स्टूडेंट्स, ये भी पहले एक नोमैडिक ट्राइब थी जो कि पेगन रिलीजन को फॉलो करते थे। पेगन रिलीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? पेगन रिलीजन के अंदर आप देखेंगे वो भगवानों की पूजा करी जाती है जो ज्यादा नेचर से एसोसिएटेड होते हैं। हाउएवर स्टूडेंट्स, ये जो लोग हैं इनको इस्लामाइज किसने किया? गजनविड्स ने। तो सबसे पहले हमारे पास है अरब्स। अरब्स ने किसको इस्लामाइज किया? गजनविड्स को। फिर गजनविड्स ने किनको इस्लामाइज किया? घुरिड्स को। जब ये इस्लामाइज हो जाएंगे तो नेचुरली ये भी वापस से वही एटिकेट सीखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे जो अरब्स ने गजनविड्स को सिखाई थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि घुर की पावर कैसे आ रही है, घुरिड्स की पावर कैसे आ रही है। छोटे से एरिया में बैठे हैं, गजनविड्स के फ्यूडेटरीज थे। फिर उसके बाद में गजनविड्स जो हैं इनसे इंडिपेंडेंसी अपनी डिक्लेयर कर देते हैं। इसी बीच में गजनविड्स ने इनको इस्लामाइज कर दिया था, इनको पर्शियन एटिकेट्स सिखा दिए थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंट्रोल जमाना आ गया था। अब क्योंकि घुर से इनकी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हम देखेंगे पहले ये अपनी पावर सेंट्रल एशिया में बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं ये एक्चुअली में आ जाएंगे इंडिया की तरफ। सेंट्रल एशिया में पावर ना बढ़ाने का कारण या ना पावर बढ़ा पाने का कारण ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास में और भी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज बैठी हैं। उनका डिस्कशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ ये समझेंगे कि सेंट्रल एशिया में पावर ना बढ़ाने का कारण है दूसरी डायनेस्टीज का प्रेजेंस, और इसकी वजह से इनकी जो नजर है वो इंडिया की तरफ चली जाती है। स्टूडेंट्स अगर हम घुरिड्स की बात करें तो ये पावर में सबसे पहले आना शुरू करते हैं अंडर अ रूलर जिनका नाम है सुल्तान अलाउद्दीन। सुल्तान अलाउद्दीन जो है स्टूडेंट्स, उनको टाइटल दिया गया था जहान सोज का, यानी कि वर्ल्ड बर्नर। इसकी स्टोरी क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन जो हैं इनके बड़े भाई एक बार सॉरी, इनके जो बड़े भाई हैं वो एक बार किसी काम से गजनी जाते हैं। अब जब वो गजनी जाते हैं तो गजनी के जो रूलर्स हैं वो उनसे बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। जब सुल्तान अलाउद्दीन को ये बात पता चलती है कि भाई मेरे भाई के साथ इस तरह का बिहेवियर हुआ है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो गजनी जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो गजनी को पूरा जला देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात कंप्लीटली सच है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर हमें इससे पता चल जाता है कि घुर के साथ साथ अब हमारे घुरिड्स के पास में एक और पावर आ गई है, यानी कि इन लोगों ने
गजनी को कैप्चर कर लिया है। दीज पीपल हैव नाउ ऑल्सो कैप्चर्ड गजनी। तो घुरिड्स के पास अब कौन सी टेरिटरी है? एक तो इनके पास घुर है और दूसरा इनके पास गजनी है। कौन लेके आया है गजनी? सुल्तान अलाउद्दीन लेके आया है। इनको हम जहांसोज क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि माना जाता है कि इन्होंने गजनी को एक बार के लिए कंप्लीटली जला दिया था। सुल्तान अलाउद्दीन जो है स्टूडेंट्स, उनको सक्सीड करेंगे मोहम्मद घुरी। मोहम्मद घुरी जो हैं इनको सक्सीड करने वाले हैं 1173 में। इनका जो नाम है वो है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम घुरी। काफी बड़ा नाम है, आपको शॉर्ट में याद रखना है मोहम्मद घुरी। मोहम्मद घुरी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनको गजनी का थ्रोन मिलता है और घुर में बैठे हैं इनके भाई। ठीक है, तो इनके बड़े भाई जो हैं वो घुर में बैठे हैं और मोहम्मद घुरी जो हैं इनको मिलता है गजनी। मोहम्मद गजनी जो हैं स्टूडेंट्स, इनकी टेरिटोरियल एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं और ये फर्दर क्या करते हैं, इंडिया की तरफ कैप्चर करना शुरू करते हैं वन बाय वन टेरिटरीज को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे पहले ये क्या कैप्चर करते हैं, मुल्तान, और मुल्तान के बाद ये क्या कैप्चर करते हैं, उच्छ। तो ये दो एरियाज हैं जिनको ये गजनी के बाद कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि अगेन स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं बहुत छोटी सी टेरिटरी इनके हाथ में है और अगर इनको अपनी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी बढ़ानी है तो नेचुरली एक्सपेंशन करना इज अ मस्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं मुल्तान और उच्च तो इन्होंने आसानी से ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद ये क्या करते हैं, गुजरात पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, गुजरात को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे गुजरात से ये क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि गुजरात जो है मिडिवल इंडियन पीरियड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन जाता है। था तो ये एंशियंट पीरियड से ही, ठीक है, यही वो जगह है जहाँ डोलावीरा है, लोथल के अंदर डॉकयार्ड था। तो हम देखते हैं कि गुजरात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है, यहाँ से बहुत तरह के टेक्सटाइल्स जो है उनकी ट्रेडिंग होती थी। तो बहुत ही रिच एरिया था गुजरात का। इसके अंदर हमारे पास में कुछ फेमस सिटीज हैं जैसे कि चंपानेर और उसके अलावा हमारे पास में है पतन। तो काफी प्रॉस्पेरस एरिया है ये, यहाँ पे राजपूत रूलर्स बैठे हैं और हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करते हैं मोहम्मद घुरी, लेकिन हम देखते हैं कि इनको राजपुताना डेसर्ट राजस्थान के अंदर ही माउंट आबू के आसपास में एक रूलर जो हैं, जो गुजरात के रूलर हैं, वो इनको डिफीट कर देंगे। जो गुजरात के रूलर हैं स्टूडेंट्स, इनका नाम है भीमटू। भीमटू ये हैं, भीमटू जो थे बेसिकली सोलंकी डायनेस्टी के थे। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी के रूलर थे और हम देखते हैं कि ये मोहम्मद घुरी जो हैं उनको गुजरात कैप्चर करने से रोक देंगे, इनको माउंट आबू के आसपास डिफीट कर देंगे। इसके बाद ये क्या करते हैं, अपना कंसंट्रेशन दोबारा नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही लगाते हैं, वहां पे ही और एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये 1190 से क्या करना शुरू करते हैं, चलो भाई नॉर्थ वेस्ट के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, गुजरात का एक्सपेडिशन तो जो है फेल हो गया। तो यहाँ पे ये क्या क्या कैप्चर करेंगे, मुल्तान और उच्च तो इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है। इसके बाद ये पेशावर, लाहौर, सियालकोट, ये जो एरियाज हैं इनको कॉन्कर कर लेते हैं और इनका बहुत इंटरेस्ट बनता है कि मैं दिल्ली और गैंजेटिक दोआब वाला जो रीजन है उसको भी कैप्चर कर लूं। मीनवाइल स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जिस टाइम पे घुरिड्स पावर में आ रहे हैं उसी टाइम पर हम देखते हैं कि अजमेर के रीजन में एक डायनेस्टी बैठी है जिसे हम कहते हैं चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी के जो रूलर हैं, जिनकी मोहम्मद घुरी की तरह ही बहुत टेरिटोरियल एस्पिरेशंस हैं, उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। कहाँ के रूलर्स हैं ये स्टूडेंट्स, अजमेर के रूलर्स हैं। पृथ्वीराज चौहान भी जो हैं वो भी गुजरात कैप्चर करने का डिजायर रखते थे और ये भी गुजरात के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन अगेन इनको भीमटू जो हैं वो हरा देते हैं। तो मोहम्मद घुरी को भी हरा दिया इन्होंने और पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया। इस वजह से मोहम्मद घुरी का कंसंट्रेशन कहाँ चला जाता है, पंजाब के रीजन की तरफ चला जाता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला जाता है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनका इंटरेस्ट भी जो है इसी सेम एरिया के अंदर है। खास करके हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान ने तबर हिंद वाला एरिया,
तबर हिंद वाला एरिया जो प्रेजेंट डे में भटिंडा है, ठीक है, ये एरिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो एक तरफ से आ रहे हैं मोहम्मद घुरी पंजाब को, इस एरिया को कैप्चर करने के लिए, और यहां पर बैठे हैं पृथ्वीराज चौहान। तो अब नेक्स्ट किन के अंदर लड़ाई होने वाली है, नेक्स्ट बैटल जो होने वाले हैं वो मोहम्मद घुरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होने वाले हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं क्या होता है। मोहम्मद घुरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन बनती है वो बनता है तबर हिंद का फोर्ट। और तबर हिंद मैंने आपको क्या बताया है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट डे पंजाब है। इस तबर हिंद के फोर्ट को जो है घुरी कैप्चर कर लेता है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चलती है तो वो भागते हुए तबर हिंद की तरफ आते हैं, जिससे कि वो सिचुएशन को रिवर्स कर सकें। घुरी तबर हिंद को इसलिए अटैक करते हैं, इसलिए कैप्चर करते हैं, क्योंकि ये आगे दिल्ली और गैंजेटिक दोआब में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और उसके लिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह थी। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं फाइट किस वजह से हो रही है इन दोनों के बीच में, तबर हिंद को लेके इन दोनों की फाइट हो रही है, और ये कल्मिनेट होगी फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन में, जो कि 1191 में होगा। ये जो पहला बैटल होता है स्टूडेंट्स भटिंडा फोर्ट के लिए ये हो रहा है। दोनों तरफ से अगर हम देखें हु वर्सेस हु, एक तरफ है मोहम्मद घुरी और दूसरी तरफ है हमारे पास में पृथ्वीराज चौहान। पहला बैटल जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान सिर्फ जीतते नहीं हैं, बल्कि वो मोहम्मद घुरी को बहुत ही बुरी तरह से इंजर कर देते हैं, और इस वजह से मोहम्मद घुरी जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के और अपनी आर्मी को लेके वापस जो है गजनी की तरफ चले जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि साल भर जो हैं ये गजनी में रहते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भाई मैं दोबारा अटैक करूंगा और अब की बार मैं पृथ्वीराज चौहान को हराऊंगा। तो पृथ्वीराज चौहान तो अपनी पहली जीत से क्या है, ईगो में ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं, और उसकी जगह अच्छे से प्लानिंग कौन करने बैठता है, दूसरी तरफ मोहम्मद घुरी बैठते हैं। एक साल का ये गैप लेते हैं और ये फिर से वापस आते हैं, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में होता है सेकेंड बैटल ऑफ तरेन। अगेन कौन लोग बैठे हैं, एक तरफ मोहम्मद घुरी हैं और दूसरी तरफ है पृथ्वीराज चौहान। ये जो बैटल है जस्ट नेक्स्ट ईयर के अंदर हो रहा है, यानी कि 1192 में हो रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं सेकेंड बैटल ऑफ तरेन। स्टूडेंट्स इस बैटल के अंदर हम देखते हैं कि मोहम्मद घुरी को उनका एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है फरिश्ता, वो अकंपनी कर रहा होता है, और वो सेकेंड बैटल ऑफ तरेन की जो डिटेल्स है अपनी किताब के अंदर लिखेगा, और इस किताब का नाम है तारीख ए फरिश्ता। इसका नाम है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फरिश्ता जो है ये बोलता है कि मोहम्मद घुरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देते हैं, और अपनी पावर ज्यादा दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान जो है वो करीबन 300,000 कैवलरी और 3,000 एलिफेंट लेके आए थे, फिर भी हमने उनको हरा दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेचुरली इनको एग्जैजरेशन माना जाता है, जिससे कि घुरी को बड़ा दिखाया जा सके विक्ट्री में, बट हाँ इंडीड हम देखते हैं कि इस बार मोहम्मद घुरी जो हैं वो बहुत हैवी प्रिपरेशन के साथ आए थे, और इस हैवी प्रिपरेशन के तहत ये अब की बार जो है चौहान डायनेस्टी के रूलर पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान वाज बैडली डिफीटेड, और इसके बाद में स्टूडेंट्स देखा जाता है कि अब अजमेर जो है वो इनके हाथ में आ गया, किनके, मोहम्मद घुरी के हाथ में आ गया। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दिल्ली का जो रीजन है, दिल्ली के अंदर इस टाइम पे जो डायनेस्टी बैठी है उसे हम कहते हैं तोमर डायनेस्टी। तोमर जो हैं उनको पृथ्वीराज चौहान का यानी कि चौहान डायनेस्टी का फ्यूडेटरी माना जाता है, और ये जो तोमर डायनेस्टी थी ये पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तरेन के अंदर नेचुरली हेल्प कर रही थी। तो जब चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान की सेकेंड बैटल ऑफ तरेन के अंदर डिफीट हो जाती है, तो हम देखते हैं मोहम्मद घुरी के हाथ में क्या क्या आ गया, दिल्ली और अजमेर का कंट्रोल आ गया। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं दो स्टोरीज हैं हिस्टोरियंस के पास में।
कई किताबों के अंदर कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है सेकेंड बैटल ऑफ तरेन के बाद मर गए थे, मारे गए थे इस बैटल में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया गया था। और हम उसके साथ ये देखते हैं कि मोहम्मद घुरी ने कुछ समय बाद इनको इनका एम्पायर यानी कि अजमेर जो है वो एक बार को लौटा दिया था, इनको अलाउ कर दिया था कि आप अजमेर से रूल कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के जो रूलर थे, जो तोमर थे, उनको भी एक बार के लिए इन्होंने दिल्ली वापस दे दिया था। लेकिन दिल्ली क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और दिल्ली को कैप्चर करना मतलब इंडिया के अंदर एंट्री है, तो इस वजह से हम देखते हैं इन्होंने तोमर से बाद में दिल्ली जो है वो छीन लिया था। अगेन स्टूडेंट्स एक क्विक रिव्यू लेते हैं। मोहम्मद घुरी, मोहम्मद घुरी कौन है? ये घुरिड रूलर है, ठीक है। किसके सक्सेसर हैं ये? सुल्तान अलाउद्दीन के सक्सेसर हैं। और इनको सक्सेशन के अंदर क्या मिलता है? थ्रोन ऑफ गजनी, गजनी का थ्रोन मिलता है। उसके बाद में ये इंडिया में एक्सपेंशन करने लगते हैं। सबसे पहले ये क्या कैप्चर करेंगे? मुल्तान कैप्चर करेंगे और उसके अलावा उच्छ कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद ही क्या कैप्चर करने की कोशिश करेंगे? गुजरात कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिफीट हो जाएंगे। कौन डिफीट करेगा इनको? भीम टू जो है इनको डिफीट कर देगा। इसकी वजह से अभी क्या करेंगे? ये दोबारा से पंजाब वाला जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, उसको कैप्चर करेंगे। और इसके तहत हम देखते हैं पंजाब के अंदर एरियाज लाइक लाहौर, पेशावर, इन सबको ये कैप्चर करते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मोहम्मद घुरी जो हैं वो तबर हिंद की तरफ प्रोसीड करते हैं, उसको कैप्चर करना चाहते हैं ये, क्योंकि तबर हिंद एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिससे आगे ये दिल्ली और गैंजेटिक दोआब को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इस टाइम पे हम देखते हैं जब मोहम्मद घुरी तबर हिंद कैप्चर करने आते हैं और इनका एम है कि मैं दिल्ली और गैंजेटिक दोआब फर्दर कैप्चर करूंगा, इस टाइम पर हम देखते हैं एक और पावर राइज में आ रही है। एक राजपूत डायनेस्टी है जो पावर में आ रही है, जो भी डिजायर कर रही है कि भाई मैं पंजाब में एक्सपेंशन कर लूं। ये जो राजपूत डायनेस्टी है ये बैठी है अजमेर में और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं चौहान्स। रूलर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? रूलर का नाम है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घुरी की तरह ही पहले गुजरात कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिफीट हो जाते हैं। कौन डिफीट करेगा इनको? भीमटू। इसकी वजह से ये क्या करते हैं? पंजाब की तरफ एक्सपेंशन करते हैं और तबर हिंद जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन अब तबर हिंद पे अटैक करने कौन आ रहा है? तबर हिंद पे अटैक करने आ रहा है मोहम्मद घुरी, और इस वजह से इनका क्लैश होता है और दो बैटल होते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन एंड सेकेंड बैटल ऑफ तरेन। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में पृथ्वीराज मोहम्मद घुरी को हरा देंगे और सेकेंड बैटल में मोहम्मद घुरी पृथ्वीराज को हरा देंगे और उसके बाद में कैप्चर कर लेंगे दिल्ली को और अजमेर को। दिल्ली कैसे आई स्टूडेंट्स इनके पास? दिल्ली ऐसे आ गई कि पृथ्वीराज चौहान के फ्यूडेटरीज थे जिनको हम कहते हैं तोमर, और तोमर जो हैं ये दिल्ली में बैठे थे और ये इनको सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में हेल्प करते हैं। दोनों के दोनों डिफीट हो जाएंगे और इसकी वजह से मोहम्मद घुरी जो हैं इनके हाथ में आ जाएगा दिल्ली और अजमेर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक और बात बताती हूँ, जब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद घुरी अटैक करने आ रहे थे उस टाइम पे हम देखते हैं ये कन्नौज के रूलर, कन्नौज में जो राजपूत डायनेस्टी बैठी है उनको हम कह रहे हैं गहदावलाज। ये इन गहदावलाज से मदद मांगते हैं, लेकिन गहदावलाज इनकी मदद करने से मना कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स चौहान रूलर जो हैं अगर इनकी गहदावलाज मदद कर देते तो हो सकता है कि ये सेकेंड बैटल भी जीत जाते, लेकिन क्योंकि ये इनकी मदद नहीं करेंगे इस वजह से चौहान रूलर्स हार जाएंगे। और अब हम देखेंगे कि दिल्ली और अजमेर के कंट्रोल के बाद नेक्स्ट एक्सपेंशन जो है मोहम्मद घुरी कहाँ करना शुरू करेंगे? गैंजेटिक दोआब में करना शुरू करेंगे। गैंजेटिक दोआब में पहला स्टेट कौन सा लगता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? कन्नौज। कन्नौज में कौन बैठे हैं? गहदावलास। तो नेक्स्ट अटैक जो है अब गहदावलास पे होने वाला है, और क्योंकि इन्होंने किसी की मदद नहीं करी इसलिए इनकी भी कोई मदद नहीं करेगा, और इस डिसयूनिटी की वजह से हम देखते हैं एक के बाद एक बड़ी इजीली राजपूत किंगडम्स जो हैं उनको टर्क्स कैप्चर कर लेंगे। और इस वजह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं एक कारण टर्किश का इंडिया में जीतने का ये रहा कि राजपूत्स के अंदर यूनिटी नहीं थी।
तो ये हमने क्विक रिकैप लिया स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने देखा कि दिल्ली और अजमेर जो है वो अब मोहम्मद घुरी के हाथ में आ गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि दिल्ली जो है वो तोमर्स के हाथ में था, और तोमर रूलर जो पृथ्वीराज चौहान की हेल्प कर रहे थे उनका नाम था गोविंदराज। गोविंदराज के बेटे को कुछ समय के लिए दिल्ली का थ्रोन दे देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कुछ समय बाद जो है ये दिल्ली को दोबारा से कैप्चर कर लेंगे। कारण ये है दिल्ली एक स्ट्रेटेजिक जगह है जिससे कि गैंजेटिक दोआब में जाया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये अजमेर और दिल्ली वापस से इसलिए दे देते हैं क्योंकि ये कॉशियस हैं कि भाई अगर मुझे इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करना है तो मुझे इंडिया के लोगों से पंगा नहीं लेना, लोकल रूलर से पंगा नहीं लेना है। इस वजह से कुछ समय के लिए ये इन लोगों को अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो हैं उनकी ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेशन दे देता है। हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ समय बाद ये डायरेक्ट अनेक्सेशन करते हैं, और उस अनेक्सेशन के तहत ये अजमेर दोबारा से ले लेंगे, चौहान रूलर्स को हटा देंगे और हरियाणा में हिसार और सिरसा वाला एरिया कैप्चर कर लेंगे। दिल्ली की बात मैंने आपको बता दी है, दिल्ली वाला भी जो एरिया है उसको ये तोमर चीफ्स को कुछ समय के लिए देंगे लेकिन वापस ले लेंगे क्योंकि स्ट्रेटेजिक एरिया है जहां से ये इंडो गैंजेटिक दोआब के अंदर एंटर करेंगे। ये जो एरिया ये डायरेक्टली अनेक्स कर रहे हैं अजमेर, हिसार और सिरसा का, इसको ये अपने एक लॉयल स्लेव के अंडर रख के जाएंगे, उसको गवर्नर बना के जाएंगे इस एरिया का, और इस लॉयल स्लेव का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1192 में जब सेकेंड बैटल ऑफ तरेन हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम देखते हैं कि अजमेर, हरियाणा और दिल्ली का जो रीजन है वो किसके हाथ में देकर जा रहे हैं, अपने लॉयल स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में देकर जा रहे हैं। और हम देखते हैं 2 साल के लिए अब मोहम्मद घुरी जो है वापस सेंट्रल एशिया चले जाएंगे और ये वापस आएंगे 1194 एडी में। तो अब हम देखते हैं कि 1194 में जब ये वापस आते हैं तब क्या होगा। जब ये 1194 में वापस आते हैं स्टूडेंट्स, तो अब नेचुरली ये क्या करेंगे, अब ये फर्दर एक्सपेंशन करेंगे गैंजेटिक दोआब में। गैंजेटिक दोआब का पहला स्टेट लगता है उत्तर प्रदेश, उसमें है कन्नौज, और कन्नौज में कौन बैठे हैं, गहदावला रूलर्स बैठे हैं। तो अब नेक्स्ट अटैक किस पे होगा स्टूडेंट्स, गहदावला रूलर्स पे होगा। गहदावला रूलर जो हैं उनका नाम है स्टूडेंट्स जयचंद्र। जयचंद्र के ऊपर अब नेक्स्ट अटैक होगा 1194 में, और इस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ चंदावर। एक तरफ है जयचंद्र और दूसरी तरफ कौन होने वाले हैं, मोहम्मद घुरी। बैटल ऑफ चंदावर के अंदर गहदावलास की बैड डिफीट होती है, बहुत ही बैडली इनको डिफीट किया जाता है। और अब इसके तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं दिल्ली, अजमेर, हरियाणा और उसके बाद में कन्नौज जो हमारी मेन सीट ऑफ पावर रही है अर्ली मिडिवल पीरियड के अंदर, वो किसके हाथ में चली गई, वो टर्क्स के हाथ में चली गई। और इसीलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहां पर ऐसा माना जाता है कि दोनों बैटल ऑफ तरेन अलोंग विथ बैटल ऑफ चंदावर जो हैं, इनकी जो सक्सेस है इसकी वजह से ऐसा माना जाता है दीज टू बैटल्स लेड द फाउंडेशंस ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन से दो बैटल्स हैं जिनकी वजह से टर्किश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हो गया, तो आप आंसर करेंगे मैम सेकेंड बैटल ऑफ तरेन एंड द बैटल ऑफ चंदावर। सेकेंड बैटल ऑफ तरेन किसके साथ हो रहा है, चौहान रूलर्स के साथ, और चंदावर का बैटल जो हो रहा है गहदावला रूलर्स के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कन्नौज और बनारस दोनों ही मिल जाते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड बैटल ऑफ तरेन और बैटल ऑफ चंदावर जो है टर्किश रूल की फाउंडेशन डाल देंगे इंडिया के अंदर। हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके कुछ समय बाद ही मोहम्मद घुरी जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी। बेसिकली इनकी जो डेथ है वो 1203 के अंदर हो जाएगी, और इसके बाद में जो इनका एम्पायर है इंडिया के अंदर, जो इन्होंने अपने स्लेव्स के अंडर छोड़ रखा है, उसके अंदर डिस्टरबेंस हो जाएगी। अब इनके जो सबसे लॉयल स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो डिसाइड करेंगे कि भाई अब सेंट्रल एशिया घुर और गजनी की तरफ जाने का क्या फायदा, मैं तो अब इंडिया में ही रहूंगा। और इंडिया के अंदर वो पहली इंडिपेंडेंट मुस्लिम डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं जिसको हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। और ये जो स्लेव डायनेस्टी है ये इंडिया के अंदर 1 सेकेंड, इसको हम कह रहे हैं स्टूडेंट स्लेव डायनेस्टी,
और ये जो स्लेव डायनेस्टी है स्टूडेंट्स, ये दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी बनेगी। अगेन वापस से बताती हूँ मैं आपको, 1203 के अंदर मोहम्मद घुरी की डेथ हो जाएगी। जब मोहम्मद घुरी की डेथ हो जाएगी तो इनके जो सबसे लॉयल स्लेव हैं, जिनको ये दिल्ली, अजमेर और हरियाणा वाला जो रीजन है और फर्दर जो इन्होंने ये एरिया कैप्चर किया है, इसके सुपरविजन के लिए इंडिया में छोड़ के जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। वो ये डिसाइड करते हैं मोहम्मद घुरी की डेथ के बाद कि अब सेंट्रल एशिया जाने की क्या जरूरत है। ये जो किंगडम पीछे छोड़कर गए हैं मोहम्मद घुरी, इसको फर्दर मैं इसकी देखरेख करूंगा, इसकी एक्सपेंशन करूंगा, और इस वजह से इंडिया के अंदर पहली मुस्लिम डायनेस्टी आती है, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी कह रहे हैं। स्लेव डायनेस्टी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक स्लेव इसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये दिल्ली सल्तनत की और इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट मुस्लिम डायनेस्टी बनती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम रूल का इंडिपेंडेंट जो है फाउंडेशन इंडिया के अंदर हो चुका है। कौन मुस्लिम्स हैं जो इंडिया के अंदर डायनेस्टी बना रहे हैं? टर्किश हैं ये, लेकिन स्लेव्स भी हैं साथ में, इसलिए हम इसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने लास्ट टॉपिक का डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई टर्किश विक्ट्री का कारण क्या रहा, क्या रीजन रहा जिसकी वजह से टर्क्स जो हैं वो इतनी आसानी से जीत गए इन कंपैरिजन टू राजपूत रूलर्स। राजपूत्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो राजपूत्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल कैरेक्टर था, बहुत ही पावरफुल थे ये, इसके बावजूद इतनी आसानी से इनको टर्क्स जो हैं वो हरा देते हैं। तो हम वो रीजंस जॉट डाउन करते हैं कि भाई क्यों टर्किश जो हैं वो जीत गए और राजपूत्स जो हैं वो हार गए। बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे टर्क्स के पास में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें इंडिया के इंडियंस जो हैं, राजपूत्स जो हैं, उनको अवेयरनेस तो थी बट बहुत ही एक्सेसिव यूज नहीं था। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो कुछ चीजें हैं जो इंडिया के अंदर नहीं यूज हो रही थी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन स्टिरअप। आयरन स्टिरअप की फोटो मैंने यहाँ आपके लिए लगा रखी है। आयरन स्टिरअप जो है वो बेसिकली घोड़े का सैडल है, सैडल के पास में हमने पैर रखने के लिए आयरन स्टिरअप बनाए होते हैं। आयरन स्टिरअप जो है स्टूडेंट्स वो घुड़सवार को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे ही हमने स्टिरअप पे अपने दोनों पैर जमा लिए, अब क्या होगा, हमारे हाथ फ्री हो गए, दोनों हाथ फ्री हो गए फॉर दैट मैटर। तो अब क्या है, दोनों हाथ में आप वेपन्स ले सकते हैं और दोनों वेपन्स से लोगों को मारिए। और इस वजह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे आयरन स्टिरअप एक ऐसा इन्वेंशन था जिसकी वजह से टर्किश कैवलरी जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गई इन कंपैरिजन टू दी राजपूत्स। अगेन स्टूडेंट्स इस पर डिबेट है कि भाई इंडिया में भी आयरन स्टिरअप की नॉलेज थी। अगर नॉलेज थी भी तो बहुत वाइड यूज नहीं था, जितना टर्क्स यूज कर रहे थे उतना ज्यादा हम यूज नहीं कर रहे थे। मोर ओवर स्टूडेंट्स, घुर वाला जो रीजन है वहां पे हमें बहुत सारे मेटल डिपॉजिट्स मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का मेटल मिलता है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि इनके जो वेपन्स ऑफ वॉरफेयर हैं अगर राजपूत से सुपीरियर नहीं है तो उनके इक्वल तो थे। आयरन स्टिरअप के अलावा स्टूडेंट्स एक और वेपन जो ये यूज कर रहे हैं जिसकी नॉलेज हमें कम थी वो था क्रॉसबो। क्रॉसबो मैकेनिकली जो है एरोस को शूट करता है और ये इंडिया के अंदर बहुत वाइडली नोन नहीं था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं क्रॉसबो और आयरन स्टिरअप जो हैं ये दो ऐसी टेक्नोलॉजीज बनी जिनकी वजह से टर्क्स जो हैं वो एक सुपीरियर पोजीशन में पहुंच गए इन कंपैरिजन टू दी राजपूत्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक्चुअली क्या है, हॉर्स की जो क्वालिटी थी वो कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे यहाँ इंडिजिनस हॉर्सेस जो होते हैं वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी के नहीं है। ऑन दी अदर हैंड सेंट्रल एशियन हॉर्सेस जो थे वो बहुत ही बेटर ब्रीड के होते थे। इंडिया में शुरू से ही हॉर्सेस को इंपोर्ट कराया जा रहा है, सेंट्रल एशिया से भी हम हॉर्सेस इंपोर्ट कराते हैं। आप देखेंगे प्रतिहारास भी जो थे वो सेंट्रल एशिया से ही हॉर्सेस को इंपोर्ट कराते थे। अरब ट्रैवलर्स हमें ये बात भी बताते हैं। तो ये जो हॉर्सेस थे ये सुपीरियर क्वालिटी के थे, मिलिट्री वाइज ज्यादा एफिशिएंट थे, तो ये एक और एडवांटेज हो गया टर्क्स के पास। तीसरा जो कारण है स्टूडेंट्स वो हमारी अपनी कमी है। वो जो कमी है वो ये है कि एक तो राजपूत्स जो हैं इनके अंदर बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी। चौहान ने जब गहदावलास की मदद मांगी तो उन्होंने उनकी मदद नहीं करी, और फिर जब गहदावलास पर अटैक हुआ तो वो भी अकेले पड़ गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनके अंदर यूनिटी नहीं थी जो एक कारण बना हमारी डिफीट का।
उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारी जो आर्मीज थी उनकी यूनिफाइड कमांड नहीं थी। इंस्टेड हम देखते हैं कि एक राजपूत रूलर जो है उसके आसपास के जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं उनसे वो फ्यूडल टाइज के बेसिस पर बंधा हुआ है, और जो लोकल किंग्स हैं जो मेन राजपूत रूलर के अधीन हैं, इनके बीच की रिलेशनशिप कैसी थी? राजपूत रूलर उन्हें कहता था कि भाई मैं तुम्हें ओवरऑल प्रोटेक्शन दे रहा हूं, और इसके अगेंस्ट जब भी कोई बैटल का समय आए तो तुम अपनी आर्मी लेकर आ जाना। अब कभी कभी ऐसा होता था कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ये राजपूत रूलर की मदद करने पहुंचते ही नहीं थे, और इस वजह से क्या होता था, आर्मी जो है वो यूनिफाइड नहीं थी, कम लोग पहुंचते थे और रूलर हार जाता था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम टर्किश आर्मी की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेंट्रलाइज्ड आर्मी थी। सारे रूलर जो हैं टर्किश सुल्तान की कमांड पर चलते थे। जबकि राजपूत के अंदर क्या है, राजपूत के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी है, और उसके अलावा बचे हुए छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो समय के ऊपर फ्यूडल लॉर्ड्स को लेकर आने हैं। कभी आ जाएंगे कभी नहीं आएंगे, यूनिटी नहीं है, इस वजह से हम देखते हैं ये लोग हार भी जाते थे। टर्किश सुल्तान्स की जो आर्मी है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड है, एक कमांड पे सारे लोग पहुंचेंगे जिनको कैश के अंदर सैलरी दी जा रही है या फिर इक्ता सिस्टम के बेसिस पर सैलरी दी जा रही है। ये इक्ता सिस्टम जो है स्टूडेंट्स, इसको अभी हम जब स्लेव डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप समझे इक्ता सिस्टम जो है ये लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट है। इट इज अ लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट जिसको पेमेंट के लिए यूज किया जाता था। तो या तो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं या फिर हम लैंड रेवेन्यू में पेमेंट कर रहे हैं, और एक रेगुलर सेंट्रलाइज स्टैंडिंग आर्मी जो है वो टर्क्स के पास में थी। यही एक मेन कारण रहा स्टूडेंट्स कि टर्किश आर्मी में यूनिटी है, जबकि हमारी राजपूत की जो आर्मी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, और इस वजह से हम देखते हैं ये भी एक मेजर कारण बना जिसकी वजह से राजपूत हार गए और टर्क्स जो हैं वो जीत गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे अरब और टर्क इन्वेजन्स, स्पेसिफिकली टर्क इन्वेजन्स जो कि 1000 से 1200 एडी के बीच में होते हैं, इनका डिस्कशन कंप्लीट होता है। फाइनल रिजल्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास में पहले हुए हमारे पास में गजनविड इन्वेजन्स, और गजनविड्स के बाद में हमारे पास हुए घुरिड इन्वेजन्स। घुरिड इन्वेजन्स के तहत हम देखते हैं जब मोहम्मद घुरी की डेथ हो जाएगी तो उनके जो स्लेव हैं कुतुब उद्दीन ऐबक, ये इंडिया में ही रह जाएंगे, और एज अ रिजल्ट ये अपनी एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी शुरू करेंगे जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। और ये स्लेव डायनेस्टी जो है स्टूडेंट्स ये होगा फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, और इसको हम कहने लगेंगे फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो नेचुरली स्टूडेंट्स अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट विल बी द डिस्कशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और उसके तहत हम स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे कि कुतुबुद्दीन और उनके सक्सेसर्स ने क्या किया। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। बैटल ऑफ वाई हिंद, बैटल ऑफ तरेन और बैटल ऑफ चंदावर, ये मेन चीजें हैं जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखनी है। ऑल्सो आपको ये याद रखना है कि घुरी कौन था और गजनी कौन था, ठीक है। सो विद दिस स्टूडेंट्स आवर डिस्कशन इज कंप्लीट। स्टूडेंट्स इफ यू एंजॉय स्टडिंग विद मी डोंट forget to like this particular video and don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.